नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सिविल सर्विस चैनल पे आप उसको तुरंत देख लीजिएगा। उसमें लगातार अपडेट करते रहेंगे वीडियो, उसमें आप देखते जाइएगा। उसी में टेस्ट सीरीज भी जुड़ती जाएगी, उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जुड़ते जाएंगे। उसी में जो है आपको लगातार जो इंपॉर्टेंट जितने भी उसमें सिलेबस में पॉइंट है, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे हिंदी का हो, ये सारे वीडियो उसी में जुड़े हुए हैं। लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी करने के लिए आपको 3 प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करनी, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लीजिए। फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो से शुरुआत करेंगे लोअर पीसीएस मेंस 2020 की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से पार्ट 4 की। इससे पहले 3 वीडियोस बन चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके उन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो। इस वीडियो में भी सेम रूल है, क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको खुद से अटेम्प्ट करके एक्सप्लेनेशन को सुनना है वीडियो बटन को प्ले करके। इसमें हम लोग फर्स्ट पेपर से शुरुआत करेंगे जिसमें रीजनिंग सेक्शन सबसे पहले देखने को मिलता है। नंबर 1 क्वेश्चन है, 3 बज रहा है किसी घड़ी में, जब घंटे की सुई 135 डिग्री घूम जाएगी तो समय कितना हो चुका होगा। घंटे की सुई के बारे में हमें पता है कि ये जैसे 12 बजे हैं और ये 1, तो ये 30 डिग्री का फर्क पड़ा है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, लेकिन 135 डिग्री अगर गिवन हो तो कितने घंटे बीतेंगे। 135 इंटू 1/30, 27, ये 6, ये 9, ये 2, 9/2 यानी 4.5 घंटे। 4.5 घंटे आगे करिएगा तो बच जाएगा 3 से 7.5 ए। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्लेम का कोड अगर ये है तो फाइट का क्या होगा। ये आपके पास वर्ड है क्लेम और ये है इसका कोड, ये 3, ये 5 +2, ये 12, ये 16 +4, ये 1, ये 7 +6, 9, 17 +8, 13, 23 +10, 2, 4, 6, 8, 10 ये सब बढ़ाना है हमको। FIGHT, ये 6 है तो ये 8 होगा, इट विल बी H। उसके बाद ये 9 है, ये 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा यानी कि M। ये 7 है, 6 जोड़ेंगे 13 अगेन M। ये 8 है, ये 16 P। उसके बाद ये 20 है, ये 10, 30, 26 +4 यानी 4 D। HMMPD B। सबके न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट एकदम टिप्स पे होने चाहिए। और अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट 26 से ऊपर आता है तो 26 में उतना ही जोड़ के 26 काट के वो चीज़ लिखनी है। एक और क्वेश्चन देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग से, 786 गिव मी एप्पल और 958 ईट ग्रीन एप्पल। तो 8 कॉमन है, यहाँ पे एप्पल कॉमन है तो इट विल बी 8 यूज़ किया हमने किसके लिए, एप्पल के लिए। पूछा है हमसे मी के लिए क्या यूज़ होगा, तो 8 अगर एप्पल के लिए यूज़ हो चुका तो मी के लिए यूज़ होगा नहीं, ये कट। ऐसे ही यहाँ देखिए गिव ग्रीन फ्रूट और ये है गिव मी एप्पल, तो यहाँ गिव कॉमन है। 8 से कोई मतलब नहीं है, यूज़ हो चुका। ये 6 तो ये 6 कॉमन है, 6 का मतलब हुआ गिव। तो गिव जो है वो 6 के लिए यूज़ हो चुका, तो 6 इसका मतलब मी के लिए नहीं आएगा। ये 8 और 6 यूज़ हो चुका तो बच गया 7 जो कि यूज़ होगा मी के लिए, यानी मी के लिए 7B। फिर है 4 नंबर, कोई राम है अपने घर से साउथ की ओर साइकिल चलाते हैं। पहले 10 किलोमीटर यहाँ से शुरू हुए, ये 10 किलोमीटर अभी वो इधर हैं। उसके बाद दाएं मुड़े, आप ऐसे गए, दाएं मुड़िएगा तो कहाँ जाइएगा, ऐसे। इमेजिन कर लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं, राइट मुड़ना हो तो यही तो करेंगे। 6 किलोमीटर अभी वो इधर हैं। फिर दाएं मुड़ा, ऐसे गए, दाएं मुड़ेंगे तो ऊपर आएंगे, अगेन 10, अभी वो इधर हैं। उसके बाद बाएं मुड़े यानी ये, और 15 किलोमीटर चलाई, दिस इज 15, और इनको जोड़ा तो ये लाइन पैरेलल, तो ये भी 6। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट।
सीधे स्टार्टिंग पॉइंट जाना है, कितने किलोमीटर, ये 15 है, ये 6 है, तो टोटल हुआ 21 बी। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, हिंदी में इसको पढ़ा जाता है। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने क्या कहा, उसकी माँ का भाई यानी उसका मामा मेरी माँ के पिता यानी मेरे नाना का बेटा है, यानी जो उसका मामा है वही मेरा मामा भी है। जो उसका मामा वही मेरा मामा, यानी दो ही पॉसिबिलिटी हैं कि हम दोनों आपस में या तो भाई बहन है या फिर कजिन है, कि भाई जो मेरा मामा है वही उसका भी है। तो या तो ये हो सकता है कि वो मेरी सगी बहन हो या फिर मेरे चाचा ताऊ की बेटी हो। तो लड़की की माँ का रमेश के साथ क्या संबंध है, तो लड़की का तो बहन का संबंध है, तो उसकी माँ का ऑब्वियस सी बात है माँ का संबंध होगा या फिर मौसी का, अगर कजिन है तो डी। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना होगा। नंबर 6 है बी के का पुत्र है, ये रिजल्ट हमको चाहिए। तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क की पोजीशन पे क्या आएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा। फिर टी परसेंट के, परसेंट का मतलब जो पहले वाला है वो मम्मी है दूसरे वाले की, तो टी इज द मदर ऑफ के का जेंडर पता नहीं, के हैशटैग एफ, हैशटैग का मतलब हुआ पी क्यू का पति है, यानी हमारे केस में के जो है वो एफ का पति होगा। के की शादी हुई है एफ से, ठीक। उसके बाद परसेंटेज का साइन अगेन, उसका मतलब हुआ पी क्यू की माता है, तो हमारे केस में एफ जो है वो एल की माँ हो गई, ये एल हुआ। उसके बाद प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन का मतलब ये हुआ पी क्यू की बहन है, यानी हमारे केस में एल जो है वो एन की बहन है। एन का जेंडर अभी पता है नहीं, तो बी के का पुत्र है ये हमें चाहिए। एन के बाद कौन सा ऐसा साइन आए कि बी और एन का संबंध स्थापित इस प्रकार से हो कि बी के का पुत्र निकल आए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों दंपत्ति हैं और ये इन दोनों की संतानें हैं। तो ऑब्वियस सी बात है एन के साथ समकक्ष यहीं पे बी को आना पड़ेगा ना, तभी तो बी जो है वो के का पुत्र हो पाएगा। तो एन और ये जो बी है इसमें एक ही संबंध स्थापित हो सकता है, भाई बहन वाला। तो भाई या बहन के लिए अगर हम @ यूज करें तो पी क्यू का भाई निकलेगा, यानी एन जो है वो बी का भाई निकलेगा, या फिर अगर हम प्लस का साइन यूज कर लें तो पी क्यू की बहन है, यानी कि ये दोनों बहन हो जाएंगी। कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के हमें इन दोनों की संतान के रूप में बी चाहिए। तो दोनों सही हो सकता है, प्लस से भी @ से भी बी। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू ये निकाला जा सकता है कंक्लूजन कि जे जो है वो एफ की पत्नी है। तो पूरा यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले जे एफ की पत्नी है तो जे शुड बी फीमेल, वो महिला होनी चाहिए। तो जहां जहां पर जे हमें पुरुष दिखाई पड़ेगा उस ऑप्शन को हम काटते हुए चलेंगे। तो $P डॉलर का मतलब ऊपर क्या है, डॉलर का मतलब है पी क्यू की बेटी है, तो हमारे केस में पी जो है वो जे की बेटी हो जाएगी। ये पी है, ये जे की बेटी हो गई। जे की बेटी है इसका मतलब जे उसकी माता हो सकती है। अभी इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर है परसेंटेज का साइन, जिसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं पी क्यू की माता है, तो हमारे केस में जे आर की माता हो गई। जे का साइन यहाँ पे डिसाइड हो गया, ये फीमेल ही है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद प्लस का मतलब ऊपर होगा पी क्यू की बहन है, तो इसका मतलब आर जो है वो के की बहन हो गई। उसके बाद परसेंटेज का साइन एफ के साथ, परसेंटेज का साइन अगेन पी क्यू की माता है, यानी के एफ की माता है। तो पति पत्नी तो नहीं हुए ना जे और एफ, दादा पोते का रिलेशन हो गया, ये तो गलत है। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन चेक करना होगा। फिर एफ #R मतलब @ पी क्यू का भाई है, इसका मतलब एफ जो है आर का भाई होगा।
आर प्लस के, तो प्लस का मतलब है पी क्यू की बहन है, आर जो है वो के की बहन है। उसके बाद प्लस का साइन अगेन, आप यहां देख लीजिए, बहन के जो है वो पी की बहन है, पी परसेंटेज जे, यहां पे पी जे की माता हो गई, तो जे और के जनरेशन गैप हो गया, ये तो होगा नहीं, पति पत्नी चाहिए। पहले दो ऑप्शन जा चुके हैं, या तो ये होगा या फिर ये, जे परसेंटेज पी, तो माता वाला रिलेशन है परसेंटेज में, तो जे पी की माता हो गई। उसके बाद पी प्लस के, पी जो है वो के का भाई है, हैशटैग आर, के जो है वो आर की बहन है, और उसके बाद आर डॉलर एफ, डॉलर का मतलब है पी क्यू की पुत्री है, यानी कि आर जो है वो एफ की पुत्री है, तो जे की तो ऑलरेडी है, यहां पे एफ, जे और एफ पति पत्नी हो गए, बस काम खत्म। सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 8 और 9 में भी हमें दे रखा है ब्लड रिलेशन, तो यहां पर ट्री डायग्राम बना लेते हैं पहले। टी जो है वो एल की माता है, ये एल, एल का केवल एक भाई क्यू है, एल का ये जो भाई है ये हो गया क्यू, क्यू जो है वो जेड का बेटा है, तो क्यू और एल दोनों सिबलिंग है, तो ये दोनों ही जेड के बेटे होंगे, टी के ऑलरेडी हैं, तो ये जेड के, टी और जेड दंपत्ति हैं, टी पत्नी जेड पति। वी क्यू का इकलौता बच्चा है, क्यू का इकलौता बच्चा वी हो गया, बच्चा है, लड़का है लड़की है अभी नहीं पता। एम क्यू का दामाद है, तो एम क्यू का दामाद कैसे हुआ ये समझना पड़ेगा। क्यू का एक ही बच्चा है वी, अभी ऑब्वियस सी बात है लड़की होगी, क्योंकि क्यू का दामाद हमें पता है एम, और क्यू की जहां तक बात है तो वी के अलावा कोई भी इसका बच्चा नहीं है, ये फीमेल है और इनकी शादी हुई है एम से। क्यू जो है वो ए का भाई है, क्यू का यहां पे एक और ब्रदर या सिस्टर आ गया। अब हमें चाहिए क्या 8 नंबर में, एल जो है वो वी का चाचा चाहिए, यानी वी का, यहां पे वी के ये जो फादर हैं क्यू, ये वी के फादर क्यू है ना, इनका भाई है, यानी एल का फिलहाल जेंडर पता चल गया, वो मेल है। ठीक, अब यहां पर इस चीज को प्रूव करने के लिए कौन से कथन की आवश्यकता होगी, या फिर हम क्या कह सकते हैं इस पूरे को देखकर, Z की केवल एक पुत्री है, तो Z की अगर हम बात करें तो दो तो इसके बेटे हैं ही हैं, एल क्यू, ए का जेंडर पता नहीं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक पुत्री हो सकती है, ये सही है, इसको टिक कर ही आगे बढ़िए। एल का विवाह किसके साथ हुआ है पता नहीं, तो बी के साथ कैसे बोल सकते हैं हम, टी, एल और ए दोनों की माता हैं, तो टी, एल और ए दोनों की माता है, तो लेकिन ये सीधे दिख रहा है भाई, यहां पर कंक्लूजन अपने से ऐड करना था हमें, तो अपने से हम क्या ऐड किए, एल अगर वी का चाचा है तो वो पक्का पुरुष होगा, ये दोनों पुरुष हो गए पहले से, तो इसका मतलब ए बेटी है, ये एक्स्ट्रा चीज अगर हम जोड़ दें तो एल जो है वो वी का चाचा हो जाएगा, यानी कि ए, ये तो पहले से ही दिख रहा है। टी के 4 बच्चे हैं, ये तो गलत ही है, तो कैसे दिखेगा। उसके बाद 9 नंबर में ये जो डायग्राम बना है इसके हिसाब से कौन सा सही है ये बताइए। एम जो है वो जेड का पोता है, तो एम के पिता का नाम है क्यू और क्यू के पिता का भी नाम है जेड, तो एम जो है वो जेड का पोता हो गया। लेकिन सॉरी, ये जो लाइन है ये भाई बहन वाली नहीं है, पति पत्नी वाली है, तो वी और एम पति पत्नी है, यानी कि एम वी की फैमिली से वैसे तो शादीशुदा संबंधों से है लिंक्ड, लेकिन ब्लड रिलेशन में अलग हो गया। ये नहीं कह सकते अगर आपने लाइन ध्यान से नहीं देखी तो। एल जो है वो एम की चाची है, एल पुरुष है, चाची हो ही नहीं सकती है।
ए जो है वो टी का बेटा है तो ए का जेंडर ही नहीं पता है, बाय डिफॉल्ट डी करेक्ट हुआ। वी जो है वो जेड की पोती है, वी यहाँ पे फीमेल है, इसके फादर का नाम है क्यू और क्यू के भी फादर का नाम जेड है, तो बस ये सही है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, लेकिन ऑपरेटर वही वाले लेने हैं जो ऊपर लिखे हैं, 72, 9, 14 और 2। सबसे पहले है इनटू, इनटू का मतलब है डिवाइड बाई, फिर है माइनस, माइनस मतलब प्लस, और उसके बाद है प्लस, प्लस का मतलब इनटू 8 प्लस 28 यानी 36D। 11 से लेकर 15 तक इन चारों इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करना है। तो इस पूरे को सॉल्व करना है हमको। n की वैल्यू यहां से निकालिए और n को यहां यूज करके फाइनल वैल्यू बताइए आप। तो चलिए पहले n की वैल्यू निकालते हैं इससे। c के बाहर सर्कल, इस साइन का मतलब है इस साइन का वैसे डायरेक्ट मतलब नहीं है, इस पूरे का लेना पड़ेगा। p अंडरस्कोर q%r, तो p की जगह पे 16, q 64 और r हो गया अगेन 16। तो यहाँ क्या करना है, मीन्स q इज डिवाइडेड बाई r, q बाई r 64 बाई 16 यानी 4, एंड द रिजल्टेंट इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ p। ये रिजल्टेंट 4 हुआ, p का स्क्वायर 16 स्क्वायर 256 और 4 हुआ 260। ठीक, ये आपका हो गया 260। n की वैल्यू आपकी हो गई 260। अब उसके बाद ये क्या है, p डॉट q दिस मच ऑफ साइन और r, तो यहाँ पे p की वैल्यू n है, q आपका 24 है और r है 14 इस बार, इस वाले के लिए। तो यहाँ पे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। p इज इक्वल टू n यानी 260। तो क्या करना है इसमें, r इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम q माइनस r करना है। तो q माइनस r, 24 में 14 गया 10। ठीक, एंड द रिजल्टेंट इज एडेड टू p, तो p आपका वैसे 260 है, तो ये टोटल हुआ 270b। अगर ये वाला एक्सप्रेशन सही है 12 नंबर में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पैटर्न के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपको डॉलर चाहिए, फिर इनटू, तो डॉलर और इनटू यानी ये, तो यहाँ पे p की पोजीशन पे है k, q है आपका 15 और r है 25। तो ऐसे में करना क्या था हमें, r इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, यानी p इंटू q माइनस r, ये चीज करनी है। तो p इंटू q 15k माइनस 25, ये चीज हो गई। अब ये 50 के बराबर गिवन है, 15k इज इक्वल टू 25 50 75, 15 5 जा, k आपका हुआ 5। ठीक, k इज इक्वल टू 5 हुआ। अब उसके बाद एट द रेट और हैशटैग वाला मामला देखते हैं एक बार। एट द रेट हैशटैग, यहां पे p की पोजीशन पे है k, यानी p इज इक्वल टू 5, k की वैल्यू पुट करनी है p की जगह, q है आपका 12 और r है 18। अब ऐसे हमें करना क्या है, p इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ q एंड r, p इंटू q प्लस r, ये करना है फाइनली, p इंटू q प्लस r, यानी 5 इंटू 18 12 30, तो 30 पन्ने 150 a। अब d की वैल्यू ये है, इसमें आप p देखें तो 10, q 45 और r है आपका 20। अब ऐसे में हमें करना क्या है, डॉट और उसके बाद सिग्मा वाला साइन, r इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम q माइनस r,
एंड द रिजल्टेंट इज एडेड टू P। तो Q माइनस R आप पहले करेंगे, 45 में 20 गया 25, रिजल्टेंट इज एडेड टू क्या बोला था P, यानी कि 25 10 35, तो D है आपका 35। नए एक्सप्रेशन की ओर चलें, यहाँ P आपका 15 है, Q D के बराबर है 35 और R है आपका 7। तो अंडर स्कोर परसेंटेज वाले पैटर्न के पास चलते हैं। Q इज डिवाइडेड बाई R, Q बाई R करना है पहले और उसके बाद जो आंसर आएगा P स्क्वायर में जोड़ देंगे। तो क्या करना है Q बाई R, 35/7 यानी 5 और ये 15 का स्क्वायर 225 और 5 230 C। 14 नंबर देखते हैं, यहाँ P 20 है, Q 15 है और R है 120। ये चीज़ है। साइन कौन से यूज हुए हैं, डॉलर और इनटू। डॉलर इनटू के लिए क्या करना है, डॉलर इनटू ये रहा, R इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, यानी P इंटू Q माइनस R। ये कर दीजिए, P इंटू Q 20 इंटू 15 यानी 300 माइनस 120, ये हुआ 180। W की वैल्यू 180 है। इस एक्सप्रेशन में बात करें P इज इक्वल टू W, P 180, Q 44 और R हुआ 20। डॉट और फाई, डॉट और फाई में अगर हम देखें, R is subtracted from Q, Q minus R and the resultant is added to P। तो पहले आप करिए Q माइनस R, यानी कि 44 में 20 गया 24 और इसमें P जोड़ा तो आ गया 204 D। इस पैटर्न पे अंतिम क्वेश्चन करने की घड़ी आ चुकी है, 15 नंबर। अब ये वाले में P की वैल्यू आपकी 14 है, Q है 20 और R है 5। अंडर स्कोर परसेंटेज, अंडर स्कोर परसेंटेज का मतलब हुआ Q इज डिवाइडेड बाई R और P स्क्वायर उसमें जोड़ देंगे। Q बाई R 20/5 4 और उसमें 14 का स्क्वायर, ये 200 हुआ टोटल। T की वैल्यू आ गई 200। अब एक्सप्रेशन नंबर 2 में P की जगह पे T है यानी 200, Q 8 है और R है आपका 40। डॉलर इनटू का साइन अगेन, जिसका मतलब हुआ R इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम P एंड Q, यानी P इंटू Q माइनस R। ये करेंगे आप 200 इंटू 8, 1600 में से 40 गया तो 1560 बचा A। इसके बाद देखिए 16 नंबर है इनइक्वालिटी से। अब इसमें कंक्लूजन के ऊपर सबसे पहले जंप करते हैं और लेस देन पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, ग्रेटर देन पढ़ते हैं। P ग्रेटर देन इक्वल टू S, P से S जाया जा सकता है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर P से S जाना संभव है और रास्ते में या तो ये मिले या फिर ये, तभी ये कंक्लूजन सही होगा। तो P से चालू किए, इक्वल टू है तो इधर भी जा सकते हैं, तो P से I, I से L, L से S, तो P से S पहुंच गए ना। और रास्ते में साइन कौन कौन से हैं, ये तीनों, इन्हीं में से तो है ना, तो बस ये सही है। दूसरा है I ग्रेटर देन R, I से R जा सकते हैं, तो I से इधर चले गए, इक्वल टू से दोनों साइड जा सकते हैं, P फिर E फिर R। और अगर ग्रेटर देन का साइन है तो इस पूरे रास्ते में कम से कम एक साइन ग्रेटर देन का चाहिए, जो कि यहाँ है, तो बस ये भी सही है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हुआ, दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट, C। फिर देखिए उसी टाइप का 17 नंबर कंक्लूजन, L लेस देन R, तो L लेस देन तो पढ़ते नहीं है, R ग्रेटर देन L पढ़िए। R से L जाया जा सकता है कि नहीं, तो R से तो रास्ता ही बंद है दोनों तरफ से, ऐसे हम जा नहीं सकते उधर से, ऐसे ये रास्ता बंद है और इधर से कुछ है नहीं, गलत। E ग्रेटर देन इक्वल टू Q, E से इधर जा नहीं सकते, इधर से R चले गए, R के बाद रास्ता बंद है, तो ये भी नहीं हो सकता, दोनों गलत हैं, कोई निष्कर्ष नहीं सही है, D। उसके बाद नेक्स्ट है 18,
ए और बी दो स्थान हैं, ए है बी है, ये इनके बीच का डिस्टेंस है। ए से बी जाने में 30 मिनट लगते हैं, आधा घंटा। और हर 5 मिनट में ए से बी के लिए बस छूटती है, यानी कि अगर एक बस यहाँ से चली और ये 5 मिनट चली तो तभी यहाँ से दूसरी बस चालू हो जाएगी। तो हर 5 मिनट में एक है, एक और 5 मिनट बीतेगा एक और आ जाएगी, एक और 5 मिनट बीतेगा एक और आ जाएगी। तो हर 5 मिनट में एक है तो 30/5, 6 बस रास्ते में मिलेंगी ए। अब नेक्स्ट देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट से, 6 लड़कियां हैं सर्कुलर में, 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से है। उसके बाद सरिता इज टू द लेफ्ट ऑफ सुषमा, ये सुषमा है, ये इनका लेफ्ट है, यहाँ पे आ गई सरिता। अब यही सरिता जो हैं टू द राइट ऑफ सुधा, ये सुधा के राइट में हो गई। सब ऐसे देख रहे हैं, उसी हिसाब से लेफ्ट राइट हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। अब उसके बाद शिल्पी इज इन फ्रंट ऑफ सरिता, ये सरिता है, इसके सामने ये शिल्पी। अब यही शिल्पी इज टू द लेफ्ट ऑफ सरोज, ये सरोज है, ये इनकी लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे शिल्पी हैं। और यही शिल्पी शोभा के राइट में है, तो ये शोभा हो गई। अरेंजमेंट पूरा हो गया। इफ सरिता एंड शोभा, सॉरी सरिता और शोभा आपस में स्थान बदल लें, अरे नहीं, यहाँ पे सरोज और सरिता स्थान बदलेंगी और शोभा और सुषमा, तो नया अरेंजमेंट ये बनेगा। फिर से वही, सरोज जहाँ थी वहाँ सरिता आ गई, ये सरोज है, यहाँ पे आ गई सरिता, और ये सरिता की पोजीशन है, यहाँ पे सरोज। उसी प्रकार ये शोभा की पोजीशन है, यहाँ सुषमा, और ये सुषमा है, और इनकी पोजीशन पे शोभा। बाकी सुधा एज इट इज, शिल्पी एज इट इज। बताइए सरिता के सामने कौन है? ये सरिता हैं, इनके सामने है शोभा, यानी कि ए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और अरेंजमेंट का क्वेश्चन। 5 विद्यालय हैं ए से लेकर ई तक, 1 2 3 4 5। आगे इंस्ट्रक्शन दी गई, लेकिन इनमें से जो सबसे काम किया है वो ये है, डी और सी अंतिम छोर पर हैं। डी या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ, उसी तरीके से सी के लिए भी यही दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी। अब यहाँ पे डी के दाहिने ओर कुछ ना कुछ होना है, तो डी के दाहिने ओर सीटें बचनी चाहिए। इस प्रकार डी की पोजीशन बताइए, तो डी यहीं पे लेना पड़ेगा, तभी तो उसके दाहिने ओर ये कुर्सियां खाली होंगी। अगर मैं डी को यहाँ ले लेता तो इसके दाहिने ओर यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो ये हो गया सी। और उसके बाद ई जो है वो डी के दाहिने है, ई इधर है। ए जो है ई और बी के बीच में है, बी यहाँ है, ए यहाँ है। बस अरेंजमेंट हो गया। कौन सा विद्यालय सी के बाईं ओर है? सी के इमीडिएट लेफ्ट पे ये बी है, डी। एक और देखिए यहाँ पर लेटर अरेंजमेंट का सवाल। कंट्रीब्यूशन हमारा वर्ड है, इसका दूसरा सिलेक्ट करना है, ये ओ, उसके बाद छठा, 3rd 4th 5th 6th, आई, फिर 9th 7th 8th 9th, टी, उसके बाद 12वां 10th 11th 12th, एन। ये अपने पास 4 अल्फ़ाबेट हैं। अगर इन चारों को मिलाकर इंग्लिश का कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो उस शब्द का अंतिम अक्षर आपसे पूछ रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो एम को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और अगर एक भी ना बन रहे हों तब आप अपना आंसर एक्स देंगे। तीनों पॉसिबिलिटीज़ पता चल गई। तो इन तीनों को यूज़ करके एक ही वर्ड बन रहा है, टीनो, मतलब स्मॉल। तो यहाँ पे लास्ट में बन गया ओ, इसके अलावा नहीं बनेगा, आंसर हो जाएगा बी, ओ। 22 नंबर में नंबर सीरीज है, 2 से 7, 2 × 3 + 1, 6 1 7, 7 से 23, 7 × 3 + 2, 21, 7 या 21 और 2 हो गया 23। तो 23 × 3 + 3 ऐड करेंगे, क्योंकि × 3 तो कर ही रहे हैं, पहले +1 फिर +2 नाउ +3, तो ये हो गया 72। सही है।
तो यहाँ से 72 इंटू 3 प्लस 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इंटू 3 तो करना ही है, पहले 1 जोड़े फिर 2 फिर 3, अब की बार 4 जोड़ना पड़ेगा। 216 और 4 220 सी। फिर ये 23 नंबर में यहाँ पे फिलर्स भरने हैं, इन सबको काउंट करेंगे तो ये कुल मिला के 20 आएंगे इंक्लूडिंग स्पेस। तो पहले 4-4 का ग्रुप बनाएंगे, अगर बात नहीं बनी तो 5-5 का बनाएंगे। ये हो गया आपका तीसरा, फिर ये हो गया चौथा और ये 5वां ग्रुप। यहाँ पे डबल ए है, बी होगा, क्योंकि ए है, सी भी है, बी मिसिंग है। डबल बी है, ए है, तो यहाँ पक्का सी होगा। डबल सी हो गया, ए बी सी है, एक चीज डबल आनी चाहिए पक्का, तो ए होगा। ए सी बी है, तो जो चीज यहाँ मिसिंग है वो डबल हो जाएगी, बी, तो बी सी ए बी ए। फिर देखिए एनालॉगी, जिस तरीके से 393 और 857 के बीच में संबंध है, वैसा ही संबंध 467 और किसके बीच में होगा। तो सम ऑफ डिजिट 9 3 12 3 15, 8 5 13 7 20, तो ये +5। इधर सम ऑफ डिजिट 4 6 10 7 17, तो यहाँ से +5 करेंगे तो 22 आएगा। आप वो वाला ऑप्शन चुनेंगे जिसमें सम ऑफ डिजिट 22 आते हो। यहाँ 4 6 10 8 18 नहीं होगा, 5 2 7 6 13 नहीं होगा, 4 8 12 3 15 नहीं होगा, 5 8 13 9 22, ये हो गया डी। फिर देखिए रीजनिंग का अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर। यहाँ पे बताइए इस पोजीशन पे क्या आएगा। तो सब छोड़िए ना, 44 होता है 11 चौके और 11 छठे होता है 66, तो बीच में 11 पंजे बच गया 55, डी। उसके बाद देखिए जनरल स्टडीज सेक्शन से, जिसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, उससे एक एक करके बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने पूछा था करंट अफेयर से, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जिसने डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए पेटीएम यूपीआई ये सब यूज़ करना, ना कि जेब से रुपए निकाल के देना, ट्विटर कैंपेन चलाया है। तो ये है आरबीआई, बी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कौन से एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था, ये बात आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर है 1856 के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह, यानी जो विधवा लोगों की शादी दोबारा होती है उसके लिए एक्ट बनाया था जुलाई 1856 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग, बी। गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय, इन सब से संबंधित 1-2 क्वेश्चन सीधे आने की संभावना है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिलेगा जिसे आप ज़रूर देखें। फिर है यूपी जीके से, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो ये है गोरखपुर, डी। फिर है लैंड कंजर्वेशन के लिए, कि जो भूमि है वो बंजर ना बन जाए, किसी प्रकार की खेती वगैरह करने के लिए मेंटेन रहे। तो कौन सा उपाय उसके संरक्षण के लिए जरूरी नहीं है। आप पेड़ लगा सकते हैं, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, पानी ना जमा हो जाए, और उसके बाद में इंटरमिंगल बाउंड्रीज बना सकते हैं। लेकिन रासायनिक खाद का प्रयोग मत करिएगा ज़्यादा, फसलों के लिए हार्मफुल होता है, डी। ये नहीं कर सकते। फिर अगेन यूपी जीके का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये है रिहंद बांध। कौन सी नदी पे है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर है यहाँ पर ओबरा ताप विद्युत केंद्र, यहाँ पर जो थर्मल पावर प्लांट है ओबरा नाम का, कौन से देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, तो ये है सोवियत यूनियन, जो कि 1992 में बहाल हो गया था, रशिया में कन्वर्ट हो गया था, ए। फिर उसके बाद अगेन यूपी जीके का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, तो ये है हस्तिनापुर, सी। उसके बाद 8 नंबर, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनका संबंध कथक के साथ नहीं है, कथक में इनकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो ये है मिस्टर ध्रुव तारा जोशी। बाकी 3 के तीनों कथक वाले हैं। कौन सा ऐसा राज्य भारत में जहां पर मार्च 1982 में केवला देव नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, तो यह है राजस्थान में भरतपुर में, बी। 10 नंबर है, उन किसानों को क्या कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम भूमि होती है, तो ये है आपके
सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर। ये सारी डेफिनेशन 9th NCERT इकोनॉमी जो है उसमें सब गिवन है। अब इसमें से ऑर्गेनिक वेस्ट का कौन सा उदाहरण नहीं है? ऑर्गेनिक मतलब यहाँ सारे बायोडिग्रेडेबल। डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट ये सब हैं, डेड प्लांट एनिमल ये भी हैं, और जो सड़े हुए भोजन सामग्री हैं वो भी हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक है। उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है जो कि इनऑर्गेनिक है। सी, NPK याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में 3 चीज़ें बताइए। पहले तो राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष और स्टेट बर्ड भी। तो यहाँ पर स्वैम्प डियर, आप ही लोगों के प्री में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट एनिमल। और उसके बाद में अशोक का जो पेड़ है वो यहाँ पे स्टेट लेवल पर ट्री हो जाएगा, और बर्ड में बात करें तो ये हो जाएगा सारस, यानी कि बी ऑप्शन, स्वैम्प डियर, अशोक और सारस, बी। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार में 10 साल से आ रहा है लगातार। कौन सी ऐसी गैस है जिसके कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, बी। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम से। ज़्यादातर प्रोसेसिंग कंप्यूटर में कहाँ पे होती है? ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, डी। फिर है यहाँ पर कंप्यूटर की चौथी जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? तो ये है IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, 1971, सी। बाकी वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन और ट्रांजिस्टर दूसरी। फिर आते हैं यहाँ पर 16 नंबर में, 26 मार्च 1974 को चिपकू मूवमेंट उत्तराखंड में कहाँ से चालू हुआ था? तो चमोली से, डी। कौन सी ऐसी डिवाइस हैं कंप्यूटर सिस्टम में जिनके कारण डेटा कंप्यूटर में अंदर डाला जाता है? तो ये ऑब्वियस सी बात है इनपुट डिवाइस हैं, जैसे माउस और ये जो मैं लाइट पेन यूज़ कर रहा हूँ। 18 नंबर में कंप्यूटर में जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, यानी जब तक प्रोग्राम खुला है तभी तक मेमोरी है, उसके बाद सब कुछ गायब, तो ये होता है रैम में। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रैम लगातार चेंज होती रहती है, डेटा उसमें स्टोर नहीं होता है। सी, इट इज़ वेरिएबल इन नेचर। उसके बाद कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें स्टोरेज होता है डेटा का एकदम परमानेंट? तो यहाँ से ये हो जाएगा डिस्क ड्राइव, लोकल डिस्क, ABCD यही सब स्टोर होती है इसमें। असेंबली लैंग्वेज इसमें से कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी। मतलब एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन उससे मिलते जुलते कीवर्ड इसमें होते हैं। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो सिर्फ और सिर्फ मशीन। 21 नंबर में कौन सा बताइए इसमें सही है? बाइट बाइनरी नंबर कंटेन 1 डिजिट। तो बाइट में 1 डिजिट नहीं होता। बिट रिप्रेजेंट्स ग्रुपिंग ऑफ डिजिटल नंबर। बिट या तो 0 होता है या तो 1, ये ग्रुप नहीं बनाता है। 8 डिजिट बाइनरी नंबर आर कॉल्ड बाइट, अभी ऊपर बताया। बाइट में 801 का ग्रुप होता है, सी, ये करेक्ट है। बाकी 8 डिजिट वाले को बाइट बोलते हैं, बिट नहीं। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे, प्रोग्राम का ऐसा ग्रुप बताइए जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है आगे के लिए। प्रोग्राम का ग्रुप है ये, तो ये हो जाएगा यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम, ए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर फिर किसी काम का है भी नहीं, कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल पाएंगे। फिर यहाँ पे 23 नंबर है, भारत का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो ये है सिरचिप, डी। अब इसमें 4 यूनियन टेरिटरी आपको गिवन है, केंद्र शासित प्रदेश। इनको डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी 2001 है और यह है 2011। इस वाले सेंसस के हिसाब से इस वाले सेंसस में जितने % का इंक्रीमेंट हुआ पॉपुलेशन में, उसी हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जिसका सबसे कम हुआ है उसको सबसे पहले और हाईएस्ट वाले को सबसे बाद में रखिए। तो लक्षद्वीप जिसका ग्रोथ रेट 6.3 के आसपास रहा है, उसको यहाँ 2 पे पहले रखेंगे, 1.4 शुरू में नहीं चाहिए।
फिर उसके बाद हम रखेंगे अंडमान निकोबार का 6.9% डिकेडल ग्रोथ रेट रहा है, तो 2 के बाद 4, एक ही ऑप्शन में है, सी में टिक कर ही आगे बढ़ी है। इसके बाद है दमन एंड दीव, जहां पे 53% के आसपास डिकेडल ग्रोथ रेट रहा है और 56% के आसपास दादरा एंड नगर हवेली का सबसे ज्यादा है। भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर शिशु लिंगानुपात यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा, लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज़्यादा? ये है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में 972 के आसपास, सी। अब इसमें बताइए कौन कौन से सही कथन है। पहला है कि 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें जो गांव वाले इलाके हैं वहां पर लिंगानुपात कम है, सेक्स रेशियो गांव में कम है। ऐसा नहीं है, 2001 के मुकाबले 2011 में सेक्स रेशियो गांव में बढ़ा है, शहर में बल्कि कम हुआ है। पहला गलत। शहरी क्षेत्रों में 2001 की तुलना में 11 में वृद्धि हुई है लिंगानुपात में, नहीं हो सकता। शहरी क्षेत्र में 2001 में सेक्स रेशियो 906 था, अब हो चुका है 905, तो ये घटा है ना, इन्होंने बोला है बढ़ा है, ये गलत। तो सही स्टेटमेंट कौन से हैं? कोई भी नहीं, डी। फिर 27 नंबर देखिए, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा एसटी लोग रहते हैं मध्य प्रदेश में, बी। फिर यहाँ पर इकोसिस्टम की सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है? तो इकोसिस्टम में जिस भी इन्वायरमेंट में सजीव वस्तुएं रहती हैं, जितने भी प्लांट, एनिमल, हम लोग ये सब रहते हैं, हम लोग की संख्या प्लस आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं वो सब भी, तो कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग एज वेल एज एनवायरनमेंट इन विच दे लिव इन, सी। इंडिया की 2 रैंक बताइए, पहले तो फ्लोरिशिंग इंडेक्स में और दूसरी आप बताइए सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में 2020 में, तो 131वीं और 77वीं। ए, इंडिया की रैंक याद करना बहुत ज़रूरी है इंपॉर्टेंट इंडेक्स में, और इंडेक्स का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 30 नंबर है कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें एक पहल की शुरुआत की गई है ताकि वहाँ जितनी भी ऑटो चल रही हैं उसको आसानी से ट्रैक किया जा सके। तो ये कौन सी योजना है? तो ये है ऑपरेशन नकेल, ए। फिर है यहाँ पर डीजल इंजन से जो प्रदूषण होता है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 2 केस बनते हैं डीजल इंजन में। अगर डीजल इंजन का टेम्परेचर कम है, वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तब कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा छोड़ेगा, और अगर बहुत देर से वो डीजल इंजन चालू है तब नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ने पे उतर आएगा। तो यह निम्न तापमान पर कार्बन मोनोऑक्साइड जबकि हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ता है, सी। फिर 32 नंबर में इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताइए, मतलब कौन कौन से इसमें गलत हैं। तो पहला है, अगर प्रजातियों की संख्या बढ़ जाए तो फूड चेन बहुत दूर तक जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, सही बात है। दूसरा है, ऐसी बड़ी बड़ी फूड चेन जो हैं हानिकारक हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, ऐसा नहीं, जितनी बड़ी फूड चेन होगी डिपेंडेंसी उतनी बढ़ेगी, नेचर का बैलेंस बना रहेगा, ये गलत। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा होती है, सही बात है, वहाँ पर ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, ये सही है। तो गलत कौन सा हुआ? सिर्फ दूसरे वाला, ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है? डी में। फिर 33 नंबर में अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील में जो आयोजित हुआ था उसके बारे में 2 स्टेटमेंट। तो पहला है, ये दुनिया का पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस था जहां पर बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के संरक्षण की बात की गई थी, सही है। अब इस वाले कॉन्फ्रेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट एम ये था कि बायोडाइवर्सिटी के जितने भी कंपोनेंट हैं सबको स्टेबल किया जाए और साथ में उनसे जो रिसोर्सेस आते हैं उनका बंटवारा अच्छे से हो, ये भी सही है। तो सही कौन से हैं? दोनों ही विकल्प यानी डी। इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे साइन कौन सा है? कैसे पता चलेगा कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है? तो जो रियल पर कैपिटा इनकम है ना, हर आदमी कितने रुपए कमा रहा है, इसमें अगर वृद्धि हुई है तब जाके कहा जा सकता है बी। बाकी साल का एवरेज निकालते रहिए या जो भी तिगड़म है वो काम नहीं आता इकोनॉमिक ग्रोथ को बताने के लिए।
मतलब उतना एफिशिएंटली। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या लक्ष्य है, या क्या लक्ष्य है अगर एक से ज़्यादा है तो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करना। पब्लिक में क्या डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, भोजन सामग्री, प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू दी पुअर, ये सही है बस ए। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बैक एंड में क्या चल रहा है वहाँ पे इसका कंसर्न नहीं होता कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो रोक दिया जाए, व्यापारियों को ज़्यादा ठगने ना दिया जाए, ये सब नहीं होता, पब्लिक को मिल जाए बस। प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू दी पुअर ए। कंपनी अपना डिविडेंड यानी उनका जो प्रॉफिट है किस पे कैलकुलेट करती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर सी। उसके बाद ये देखिए मैच दी फॉलोइंग, विशाखापट्टनम का संबंध है शिप बिल्डिंग से, ए का होगा 2, 1 नहीं होगा। मुरी का संबंध है एल्युमिनियम के प्रोडक्शन से, 2 के बाद 4, 2 के बाद 3 नहीं होगा। गुड़गांव में बनती हैं मोटर गाड़ियाँ, सी का होगा 1, और उसके बाद डी का अपने आप 3 हो जाएगा, 2, 4, 1, 3 डी। पनकी में क्या बनता है, फर्टिलाइजर। 38 नंबर में है कि बताइए बैंक रेट का मतलब क्या है। तो बैंक रेट एक ऐसी रेट है जिस पे आरबीआई जो है वो बैंकों को, जितने भी बैंक हैं वो उधार अगर ले रहे हैं आरबीआई से तो बैंक रेट पे करना पड़ेगा, सी। अब इनमें से कौन से टाइप की पॉटरी है जिसकी शुरुआत से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में सेकेंड अर्बनाइजेशन चालू हो चुका है, तो ये हो जाएगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड यूटेंसिल, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं काले कलर के बर्तन, सी। पाली भाषा में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो ग्राम भोजक या भोजक, बी। एक और देखिए मैच दी फॉलोइंग, आसान सा है, कौन कौन से राजा कौन कौन से वंश। तो यहां पर बिंबिसार हो जाएगा शिशुनाग से, सॉरी बिंबिसार तो हर्यंक वंश का है, काला शोक है शिशुनाग वंश का। बुद्धिस्ट काउंसिल भी आयोजित हुई थी इसके शासनकाल में, कौन से नंबर की हुई थी ये कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर महापद्मनंद हो जाएंगे नंद से, बिंदुसार हो जाएंगे मौर्य से। तो 1, 2, 4, 3 यानी कि ऑप्शन बी। इनमें से कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर या हरमिंदर साहिब की जो नींव है वो रखी थी, हर मंदिर साहिब, तो ये है गुरु अर्जन देव, सी। अब इसके बाद एक योजना चलाई है हरियाणा सरकार ने जिसका नाम है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि स्कीम। तो ज़रूरतमंद परिवारों को साल में कितनी रकम दी जाएगी, यहाँ पे 6000, सी। एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है जिससे रेडियो वेव टकराकर वापस आ जाती है, इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो यह है आइनोस्फेयर, सी। और हवाई जहाज कहाँ पे उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। बारिश कहाँ होती है, सीजन कहाँ चेंज होते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, ट्रोपोस्फीयर में। एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो एक्सोस्फीयर में, यानी जो एकदम बाहरी लेयर होती है, सी। इनमें से कौन सा देश है जहां पे एवरग्रीन सदाबहार वन पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, तो यह है ब्राजील में, बी। अमेजन के जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। फिर 47 नंबर में वो वाला ऑप्शन बताइए जो कि मैच नहीं कर रहा है। किर्गिज मिडिल एशिया में पाई जाने वाली जनजाति है, सही बात है। मसाई वेस्ट अफ्रीका में, रेड इंडियन नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन नहीं, मसाई ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है ना कि वेस्ट, बी। अब यहाँ पर 3 प्रायद्वीपीय नदियाँ आपको 4 अलग अलग ऑप्शन में गिवन है, बताइए कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं। नर्मदा यहाँ पे पक्का होगा आंसर, नर्मदा के बिना नहीं चलेगा काम, तो नर्मदा कहाँ पे नहीं है इन दोनों में, ये हटाइए। उसके बाद एक सोन नदी पक्का होगा, नर्मदा और सोन एक साथ आपको दिख रही हैं बी में, ये ऑप्शन है। बाकी एक तीसरी है महानदी। 49 नंबर में 3 सहायक नदियां हैं, लोहित, दिहांग और दिबांग, किसकी हैं ये, ब्रह्मपुत्र की, ऑप्शन ए।
फिर उसके बाद नासिक कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है गोदावरी, डी। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की इन 3 इवेंट को। तो यहाँ पर अगर आप सांडर्स हत्याकांड बात करेंगे तो 1928, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम गिराया गया था ये 1931, और चिटगांव में जो बांग्लादेश में इस समय, वहाँ पर जो शस्त्रागार है, गन फैक्ट्री लूट ली थी 1930 में। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 2, फिर 3, सीधे सीधे ए। उसके बाद देखिए 52 नंबर, 2 स्टेटमेंट आपके सामने है। दांडी मार्च जो है वो 6 मार्च 1930 को चालू हुआ था क्या? नहीं, 6 अप्रैल 1930 को, और उस समय लॉर्ड इरविन थे क्या वाइसरॉय? जी हाँ, बिल्कुल यही थे। तो करेक्ट कौन सा है? दूसरे वाला, ओनली बी, 2। सिमिलर क्वेश्चन एक बार यहाँ पे 2 कथन पर विचार कीजिए, सही चुनिए। हरिजन पत्रिका गांधी जी द्वारा प्रकाशित की जाती थी, सही है। ये हर महीने आती थी, गलत। ये आती थी हर हफ्ते, तो दूसरा गलत, पहला सही, ओनली 1, ए। उसके बाद 54 नंबर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फेडरल कोर्ट बना था, सही है। सेंट्रल बैंक आरबीआई बना था, सही है। बर्मा और एडन को इंडिया में जोड़ लिया गया, ऐसा नहीं है, इनको अलग कर दिया गया था, सी। बाकी उड़ीसा और सिंध 2 नए स्टेट आ गए थे, सही है ये। संविधान के कौन से शेड्यूल में शपथ लेने की प्रक्रिया और अफर्मेशन ये सब शामिल है? तो यह है तीसरे में। 9th शेड्यूल की ऐसी क्या स्पेशलिटी है? ये बात आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब इसमें प्रियम्बल के जो कीवर्ड हैं उसमें से इनमें से कीवर्ड ऐसा है जो संविधान में शुरू में नहीं था, बाद में जोड़ा गया अमेंडमेंट के थ्रू। तो इस अमेंडमेंट का नाम है 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। SSID, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, और उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट। ये 4 चीजें आई थी, तो सोशलिस्ट यहां से सही हो गया, ए। 57 नंबर में कौन सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है? एक तरफ आर्टिकल है, दूसरी तरफ उसमें क्या मेंशन है ये बात दी गई है। तो पहला ही ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज माइनॉरिटी लोग अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, ये वाली बात आर्टिकल 30 में दी गई है, ना कि 24, तो ए। बाकी आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 27 में एग्जेम्पशन फॉर टैक्स है, यानी कि जैसे मान लीजिए सरदार लोग जुलूस निकालते हैं तो उसमें सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध प्रोविज़न है आर्टिकल 23 में, ये भी सही है। फिर है कि संविधान में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत ये प्रोविज़न है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे? आर्टिकल 50 में, सी। बाकी आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं। अब इसमें से कौन कौन से ऐसे फीचर हैं, मतलब एक ऑप्शन हमें चुनना है जिनके अमेंडमेंट के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी की सिटीजनशिप छीननी है या उसे देनी है, इसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए। 6th शेड्यूल, इसमें भी नहीं चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कितने स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें ज़रूर है, इसमें हो जाएगा सी। फिर है यहाँ पर संविधान का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में, मतलब भारत और उत्तर प्रदेश मान लीजिए, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताए गए हैं। तो इस पार्ट का नाम है पार्ट 11, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल होते हैं? 245 से 255। फिर देखिए करंट अफेयर से 2020 में एक इंडेक्स आया था, विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स, इंडिया की उसमें क्या रैंक है? 117, ए। 62 नंबर में चंद्रयान 2 के बारे में सही स्टेटमेंट बताइए। तो पहला ये है कि इसको लॉन्च कहाँ से किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ये सही है। लॉन्च व्हीकल कौन सी यूज की थी? GSLV मार्क 3, सही है दोनों, सी। इसके बाद 2 स्टेटमेंट, उनमें से करेक्ट कौन सा है, सही वाला, ये बताइए। तो पहला है
ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ये किसका मिशन है? इसरो का? नहीं, नासा का। गलत। इसका जो पर्पस है सोलर रेडिएशन का अध्ययन करना है? नहीं। एक्सोप्लैनेट नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो आउटर स्पेस में अननोन प्लैनेट है उनकी लोकेशन पता लगानी है। दोनों ही गलत हैं, डी, यानी सही कोई नहीं है। यहां पर फिर से उसी टाइप का सवाल, दो स्टेटमेंट पूछा है, सही कौन सा है? तो एंथ्रेक्स के जो बीजाणु हैं क्या वो सॉइल में होते हैं? सही है। अब ये वाली जो बीमारी है ये चोट के थ्रू फैलती है। एक पर्सन के मान लीजिए स्किन में चोट लगी है तो इन्फेक्शन से ये दूसरे में फैल जाएगी। तो ये यहाँ से सही है, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया सी, दोनों ही। उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड रेडियो डे 2020 जिसकी थीम रेडियो और डाइवर्सिटी थी, ये कब मनाया गया था? तो ये था 13 फरवरी को। सी। रेडियो के डिस्कवरर कौन है? तो मार्कोनी। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में फाइनेंस मिनिस्टर बने वो भी भारतीय मूल के, इनका नाम क्या है? ऋषि सुनक। ए। जब भी विदेशों में इस प्रकार की भारतीयों को अचीवमेंट दी जाती है तो उनसे क्वेश्चन जरूर आता है। ओजोन गैस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? इसका कलर लाइट ब्लू होता है, आसमानी, सही है। इसकी महक बहुत तेज होती है, तुरंत आ जाती है, सही है। इनएक्टिव गैस बिल्कुल भी नहीं है। ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है कि हर समय वातावरण में इसकी क्वांटिटी बदलती रहती है ड्यू टू रिएक्शन। सी यहाँ से गलत है, सी। 3 एटम ऑक्सीजन के होते हैं तब ये बनती है, ये तो खैर सही है। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट पूछा है, सही कौन सा है या फिर कौन से हैं? तो पहला है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर एसोसिएशन, ये एक सरकारी संस्था है क्या और ये कॉमर्शियल लेवल पर काम करती है क्या? तो जी हाँ, ये सही है। और जब से इसकी शुरुआत हुई थी इंडिया तब से इसका मेंबर है क्या? ऐसा नहीं है, इंडिया अभी अभी इसका मेंबर बना है 65वें नंबर का। ये गलत है। तो सही कौन सा है? सिर्फ पहले वाला, यानी ओनली 1 इज करेक्ट। अब इस वाले में करंट अफेयर से एक इनोवेटिव क्वेश्चन, एक तरफ आपके पास खिलाड़ी हैं और दूसरा वो कौन सा खेल खेलते हैं ये है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो गोपीचंद पुलेला बैडमिंटन वाले हैं, डी का पक्का 4 होगा। इतना ही आपने पकड़ लिया तो ये 2 ऑप्शन वैसे ही कट। उसके बाद चिनप्पा स्क्वैश खेलते हैं, उड्डयन माने गोल्फ से हैं, अमित पंगल बॉक्सिंग से हैं, यानी 1 2 3 4 आमने सामने की मैचिंग है, बी। अब इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। इसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये बताइए। इंटर गवर्नमेंटल, अलग अलग देश की सरकारें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, सही है। UN का ऑफिशियल संस्थान है, सही है। 1950 में बना था क्या? ये भी सही है। तो ये तीनों ही फैक्ट सही हैं। एक फैक्ट और बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑल ऑफ दी अबव, डी इज करेक्ट। लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट कौन कौन से राज्यों के बीच में कनेक्टेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असम और अरुणाचल प्रदेश, सी। पोलावरम प्रोजेक्ट कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में, बी। फिर 73 नंबर, भारत में कौन सा ऐसा शहर है जिसको अभी अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चयनित किया गया है? ये है जयपुर, 43वें नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है ये इंडिया में। इसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, राजस्थान की राजधानी ये है, डी। फिर है 74 नंबर, कौन सी ऐसी फॉरेन कंपनी है जिन्होंने अभी अभी अपनी एक क्रिप्टो करेंसी निकाली जिसका नाम है लिब्रा? तो ये है फेसबुक, डी। अब इसमें अंतिम क्वेश्चन है इस वाले सेक्शन से, जीएस सेक्शन से। सेक्सुअल वायलेंस इरेडिकेशन डे, यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कौन से तारीख को मनाया जाता है? 19 जून को, डी।